या गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आपका इस ओलंपस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप लोगों को बता दें कि ये ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का सॉफ्टवेयर है। इसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज चंबा ने इसे आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हायर किया है और अब आज के बाद आपकी सारी क्लासेस इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ली जाएंगी। मैंने सारी क्लासेस आपके शेड्यूल कर दी हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो टाइम टेबल बनना था वो भी आपको शेयर कर दिया गया है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पे। रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप सब्जेक्टिव से मेरा मतलब सिर्फ यही है कि मेजर वालों को अलग से किया गया है और माइनर वालों को अलग से किया गया है। And let me tell you all there will be two segments of this sociology BS second year class. First segment will be highlighting this minor and major students having two subjects, and second one will be particular for those students who opted major sociology. The major students have two papers, two courses, and for that matter we have created two different WhatsApp group. One group is totally dedicated to major and minor students, and second one is exclusive for major students. कहने का मतलब क्या है कि WhatsApp पे ज्यादा कम्युनिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए दो ग्रुप जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं सोशियोलॉजी BS सेकेंड ईयर की इस क्लास के लिए, और उसमें आपको एक ग्रुप में मेजर माइनर के दो जो पेपर हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर के ही जो दो पेपर हैं उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी सारी जानकारी उसमें अवेलेबल रहेगी। कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि मेजर और माइनर के स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी इस क्लास में जुड़े हुए हैं इस टाइम पे जो रहेंगे वो मेजर माइनर दोनों के स्टूडेंट्स रहेंगे, और उसके दो कोर्सेज हैं, दो कोर्सेज जिनको कि हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा क्लास जो लगेगी इसी क्लास की, जो दूसरी क्लास अलग टाइम स्लॉट में जो है वो जो क्लास लगेगी उस क्लास में आपको सिर्फ मेजर के दो पेपर पढ़ाए जाएंगे, और इस टाइम स्लॉट में आपको माइनर और मेजर के जो दो पेपर है वो पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं वो 4 पेपर पढ़ेंगे और दोनों ग्रुप्स पे वो कनेक्टेड रहेंगे, और जो माइनर वाले हैं 2 पेपर पढ़ेंगे वो सिर्फ इसी ग्रुप पे या रादर इसी टाइम स्लॉट पे वो कनेक्टेड रहेंगे। क्लियर टू एवरीवन? साथ में आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें आपकी अटेंडेंस जो है ऑटोमेटिक लगेगी, इसलिए इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपकी अटेंडेंस इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, और जब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी तो उसमें बाद में कोई भी अल्टरेशन जो है वो नहीं की जा सकती, और किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था सर। और उस केस में ना मैं, ना प्रिंसिपल साहब, ना ही यूनिवर्सिटी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबको ये सलाह दी जाती है कि आप सारे के सारे, जैसे ही आपको लिंक शेयर होता है, सारे कोर्स प्लान कर दिए हैं मैंने कल ही, जैसे लिंक आपको 10 मिनट पहले शेयर होगा आप बिल्कुल एक्टिव रहें। पता है आपको कि 10 बजे आपकी क्लास लगनी है, तो 9:45 बजे आप अपने मोबाइल बैटरी को फुल चार्ज करके और उसे लेकर, या लैपटॉप जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसे आप रेडी टू यूज रखें, और क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले मतलब 9:50 पर कम से कम आपको रोज जो है वो लिंक शेयर होगा, और उस लिंक के बाद आप उसको क्लिक करेंगे, और जैसे अभी हमारी क्लास लगी है इस तरह से क्लास में आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। और जो बच्चा जितने बजे क्लास ज्वाइन करेगा उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, और जैसे ही क्लास खत्म होगी तो उसके बाद अटेंडेंस एक्सेल सीट पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली नाम के साथ, जो आपका रोल नंबर रजिस्टर्ड है, और आपने अपना ओरिजिनल नाम ही
ओरिजिनल नाम ही अपना है, उसे आपने आपने उसके नाम के साथ उसको जोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ लिखते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑफिशियल नाम जो 10वीं के सर्टिफिकेट के मुताबिक है, ऑफिशियल नाम जिस नाम के ऊपर आपने एडमिशन ली हुई है, वही नाम आपका रहेगा। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देन वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। sir. और जैसे अभी तक हम 8 चैप्टर इस पेपर के पढ़ चुके हैं, जैसे आपको पता ही है, और आज हम इसका अंतिम यूनिट और 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने गूगल मीट का सहारा लिया था और उस गूगल मीट से ही सारी क्लासेस आपकी की हैं, परंतु ये जैसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें लगता है कि इस पे हम करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा होने वाला है। सो इसीलिए आज जो 9th चैप्टर है इस किताब का, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड वी आर होपफुल कि सारे के सभी को इसका फायदा होगा। और जितना ध्यान से आप सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि पेंडेमिक है तो अभी इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हिमाचल सरकार से लेकर कॉलेज प्रशासन ने ये प्रयास किए हैं कि आपके घर द्वार जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां तक जो है पढ़ाई की एक्सेस हो और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको पता है केसेस डेली बढ़ रहे हैं, अभी तक अनसर्टिनिटी है, क्या होने वाला है कोई पता नहीं, परंतु हमारी पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए सुबह से लेकर शाम तक आपके डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो आपकी लगेंगी और इसी टाइम स्लॉट के मुताबिक सारा आपका रहेगा। विद दिस वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। ओके, सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सोशियोलॉजिकल थॉट में आपको जैसे पहले पता है, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, एंड बाय बीइंग वन ऑफ द फाउंडिंग फादर he has been the micro sociologist. माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट बाय मीन एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे सिद्धांतकार, थ्योरिस्ट, एक ऐसे सिद्धांतकार जिन्होंने समाज शास्त्र को एक नई वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश की, और उस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की वजह से जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंटरेक्शन, एक्शन और रिलेशनशिप की बात, एक्शन इंटरेक्शन रिलेशनशिप की बात करते हुए इन्होंने वर्स्टहन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वर्स्टहन का मतलब सिंपल शब्दों में क्या था कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, तार्किक समझ का सिद्धांत इन्होंने दिया, और तार्किक समझ के सिद्धांत के आधार पे इन्होंने समाज शास्त्र की अति सूक्ष्म लेवल पर अध्ययन करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप इन्हें जो है वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने माना जाता है। तो इनका जो कहना है ये क्या कहते हैं, इनकी जो पहली लाइन है जो किताब के पेज नंबर 79 के टॉप पे लिखी हुई है, ये क्या कहते हैं, द फेट ऑफ आवर टाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, तार्किकरण की बात करते हैं, तर्क पर आधारित आज का समय है। रैशनलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन माने बौद्धिक, लोगों का बौद्धिक समझ से भरा हुआ आज का समाज है, और सब में तार्किकता कहीं ना कहीं है, सब के सब लोग जो है इंटेलिजेंट हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड अबव ऑल द डिसइंचांसमेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया से लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि नए नए इनोवेशन करे, हर व्यक्ति चाहता है, और वो उस चाहत में इन्होंने क्या कर दिया कि व्यक्ति तर्क पर आधारित जो है सारी बातें करता है। तर्क पर आधारित बातें करने के बाद और इसी इंटेलेक्चुअलाइजेशन के साथ इन्होंने ये कहा कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ये है, सबसे बड़ी सच्चाई ये है। अपनी इसी थॉट के साथ मैक्स वेबर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं मैक्स वेबर का पूरा नाम जो है वो आप लिखिएगा, अपनी कॉपी पेन निकाल के इसको लिखिएगा। मैक्स वेबर का पूरा नाम है मैक्सिमिलियन कार्ल इमिल वेबर। मैक्सिमिलियन MAXIMILIAN, मैक्सिमिलियन कार्ल KARL कार्ल, एमिल EMIL एमिल, वेबर WEBER। ये जो हैं फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एंटी वार एक्टिविस्ट हैं, ये युद्ध कभी नहीं चाहते, एंटी वार एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, स्कॉलर हैं,
सोशियोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। देखिए एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति कितने व्यक्तित्व उसके, ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें। और हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग थोड़ा सा अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ लें तो हमें इतना गुमान हो जाता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, परंतु इन लोगों को देखिएगा, ये फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एंटी वार एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, स्कॉलर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एंड लिटरेरी क्रिटिक भी हैं। मतलब लिटरेचर में भी इनकी गहरी रुचि है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ। आई एम रिपीटिंग, इनका जन्म 21 अप्रैल 1864, 21 अप्रैल 1864 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो थी 14 जून 1920 में हो गई थी। 14 जून 1920, 14 ऑफ जून 1920 में ये एक्सपायर हो गए थे। ये गोटेगन यूनिवर्सिटी में पढ़े, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, गोटेगन, बर्लिन एंड हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में। इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी में अपनी जो पढ़ाई थी उसको पूरा किया। ये इनका जन्म जो था वो इरफुट, प्रशिया, जर्मनी, इरफुट प्रांत है, प्रोविंस है, जगह है, और प्रशिया प्रांत है, जर्मनी देश है, उसमें इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ। और इनका जो डेथ थी वो म्यूनिक, जर्मनी में, म्यूनिक करके एक शहर है जर्मनी में, वहां इनकी मृत्यु हुई। तो इनके बारे में 2-3 ये फैक्ट थे। उसके आगे थोड़ा सा ये देखने की अगर कोशिश करें तो जर्मनी दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि जिसे कि लैंड ऑफ आइडियाज कहा जाता है। सारी दुनिया में जर्मनी को लैंड ऑफ आइडियाज कहा जाता है। और लैंड ऑफ आइडियाज होने के नाते जर्मनी ने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैदा किया है, क्योंकि वहां आइडियाज को सपोर्ट किया जाता है, इंसान को सपोर्ट नहीं करते वो लोग। आइडियाज किसी के पास भी बढ़िया आइडिया होगा तो उसके लिए वो कोई भी पैसा या सभी तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी उनको मिलती है, उनके लिए रहती हैं। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य मेरा यही है मात्र कि जर्मनी ने जो डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को पैदा किया, उसमें उसमें मैक्स वेबर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। और ये एक ऐसे ग्रेट स्कॉलर थे जो कि रिफॉर्मेशन जो स्टेज थी, एक जो पुनः जागरण या पुनः संरचना का जो काल था, उस काल के बाद जो जर्मनी को रिफॉर्म किया गया, यूरोप को पूरा रिफॉर्मेशन हुआ उसका, तो उस समय के बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनमें से मैक्स वेबर का नाम भी एक है। और खास करके सोशियोलॉजी की फील्ड में, समाजशास्त्र की क्षेत्र में जो इनका योगदान है वो सर्वप्रमुख है। और युद्ध के बाद क्योंकि इनका जन्म जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, इनका जन्म जो होता है और वो इनका जन्म 1864 में हुआ। 1864 से 1920 तक ये रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने रशिया की क्रांति भी देखी, इन्होंने जो विश्व युद्ध था उसको भी देखा, प्रथम विश्व युद्ध भी इन्होंने देखा। तो इसलिए इन्हें एंटी वार स्कॉलर भी कहा जाता है। और उसकी वजह से जो नुकसान हुए और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की जो स्थिति थी 19वीं शताब्दी की, उसकी वजह से जो यूरोप में खास करके नुकसान हुए और इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ उसने पूरी तरह से इनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। ये जब पैदा होने के बाद जब इनका पालन पोषण का टाइम आया, जैसे बड़े हुए तो उनके साथ ये सारी चीजें हुई, तो उसने भी उनको पूरी तरह से प्रभावित किया। और कई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स जो थे, पॉजिटिव फैक्टर एज वेल नेगेटिव फैक्टर जो थे, नेगेटिव फैक्टर्स से सीख लेकर इन्होंने पॉजिटिव फैक्टर्स को ज्यादा एनरिच करने की कोशिश की। और इस तरह से पॉजिटिविटी को आगे लाते हुए मैक्स वेबर एक ऐसे जिसको बोलते हैं कि एक ऐसे डिस्टिंग्विश, एक ऐसे प्रतिष्ठित सोशियोलॉजिस्ट के रूप में उभर कर हमारे सामने आए, जिन्होंने सारी दुनिया को आगे गाइड किया समाजशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, और साथ में एंटी वार उसके क्षेत्र में इन्होंने पूरी तरह से इसको करने की कोशिश की। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या कि बिस्मार्क के समय में कार्ल मार्क्स के जो वो थे
कार्ल मार्क्स के जो 7 बच्चे थे इनके पापा के, और अदर ये 7 भाई बहन जो थे उनमें से सबसे बड़े मैक्स वेबर थे। और इन्होंने इन्होंने जो एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में, जो इनका सबसे बढ़िया थीसिस जो रहा, दैट वाज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था। प्रोटेस्टेंट एथिक्स से इन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है उसको आरंभ किया, और इससे इसी के साथ इन्होंने आइडियल टाइप का कंसेप्ट जो दिया, आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा दी, उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी इन्होंने प्रभावित किया। रादर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी इंटेंसिवली लिखा, पावर के ऊपर भी इंटेंसिवली लिखा, सोशल एक्शन के ऊपर भी लिखा कि समाज का बनता कैसे है, समाज का निर्माण कैसे होता है, वो सारा का सारा इन्होंने लिखने की कोशिश की। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिविटी इनका मेन स्कॉलरशिप था, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर इनका मेन ध्यान था। ऑब्जेक्टिविटी सिंपल शब्दों में अर्थ हमारा ये है कि वस्तुनिष्ठता किस तरह से समाज में होनी चाहिए, और अगर हमने समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना है, विज्ञान की श्रेणी में लाना है, तो सब्जेक्टिविटी को हमें ऑब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट करना होगा। ये इनकी मुख्य वकालत थी, और इसी के लिए इन्होंने आइडियल टाइप या वर्स्टहैंड का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। मैक्स वेबर ने जो भी इनोवेशंस के रादर नए नए कॉन्सेप्ट को लेके आए, उसके पीछे जो मुख्य मोटिवेशन थी वो 19वीं शताब्दी के जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो इनसे पहले हुए, इनके टीचर्स थे, वहां से इन्हें मोटिवेशन मिली, पापा से इन्हें मोटिवेशन मिली। और उसके बाद छोटी सी उम्र में ही ये प्रोफेसर बन गए। और परंतु प्रोफेसर बनने के बाद 1897 में ही 1897 में इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, इनका बीमार हो गए बुरी तरह से, और अगले 5 सालों तक ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाए। 1905 में जैसे ही ये ठीक होते हैं, रिट्रीव होते हैं, अपने आप को ठीक किया इन्होंने, तो इनका जो फेमस जो काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैंने ऊपर भी बात की, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो इनका पब्लिश हुआ। और फिर 1918 में दोबारा से ये अपनी एक्टिव टीचिंग में आ गए, परंतु अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 साल तक ये टीचिंग कर सके, और 1920 में, जैसे हमने पहले कहा था आपको, इनका निधन हो गया। और इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, हम रिपीटिंग अगेन, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें जो है वो एक फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी की संज्ञा जो दी जाती है। मैक्स वेबर, जैसे पहले बात की हमने, 21 अप्रैल 1864 को इरफुर्ट प्रोविंस रशिया में इनका जन्म होता है। इनके पापा का नाम मैक्स वेबर सीनियर था, और जो कि पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव थे, और पॉलिटिक्स के साथ साथ एकेडमिक में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। परंतु जो अर्थली प्लेजर में वो विश्वास करते थे, अर्थली प्लेजर मैंने दुनिया की सारी शान और शौकत और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जितने सुख हैं, उन पे वो विश्वास करते थे। परंतु इनकी माता हेलेना वेबर जो थी, वो साधु टाइप की महिला थी, और वो एक आध्यात्मिक महिला थी, रादर आध्यात्मिक महिला थी, और उन्हें दुनिया की चकाचौंध से उन्हें कोई ज्यादा लगाव नहीं था। तो इस तरह से दोनों का प्रभाव जो था, एक पापा जो कि दुनियादारी या रादर दुनिया में जितने सुख हैं उसके ऊपर विश्वास करते थे, और मम्मा आध्यात्म वाली थी, इसलिए दोनों का जो प्रभाव था वो इनके ऊपर पड़ा। और इस तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद बेबर ने लॉ, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और उसी टाइम में आपको पता ही होना चाहिए कि यूरोप में नेसेसरी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं सारे युवाओं के लिए, और वहीं से इन्होंने नेसेसरी जो मिलिट्री सर्विसेज थी वहां के लिए इनका चयन हुआ, वहां गए। और जब दोबारा वो वापस 1884 में वापस आए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में चले गए, और वहां उन्होंने एक सेमेस्टर था वो यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेगन में भी इन्होंने बिताया। और उसके बाद एग्जाम पास करने के बाद वकालत की परीक्षा इन्होंने यहाँ से पास की, और 1886 में ही ये वकील बन गए। और साथ में 1889 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की, पीएचडी की उपाधि हासिल की। और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज थीसिस जैसे में कंप्लीट हुआ, जैसे उनको पीएचडी डिग्री मिली, तो इन्हें प्रोफेसरशिप भी मिल गई और एकेडमिक पोजीशन इनकी हो गई। मैक्स वेबर का जो विवाह है वो मरीन 1893 में हुआ,
1893 में जैसे ही इन्हें, इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जैसे ही 1889 में इनकी पीएचडी होती है, इनकी नौकरी लगती है, नौकरी लगने के 3 साल बाद ही इनका विवाह हो जाता है। और विवाह जो 1893 में हुआ, और साथ ही उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाने की फिरवर्ग यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने की प्रोफेसर का पद इन्हें मिला। और 1 साल के बाद ही हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में 1896 में ये प्रोफेसर बन गए। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में 1896 प्रोफेसर बने। 1897 में मैक्स वेबर जो थे, उनके पापा की डेथ हो गई। और जब पापा की डेथ हुई 1897 में, मैक्स वेबर पूरी तरह से टूट गए और उन्हें एक सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन। और इसी सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, चिंता ग्रसित हो गए, इंसोमेनिया करके बीमारी होती है, उसे ग्रसित हो गए। और उसकी वजह से ही वाज अनएबल टू टीच टू एनीवन। तो उन्हें फिर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते थे वहां से भी इन्हें छुट्टी लेनी पड़ी। और अगले 5 सालों तक ये सैनिटोरियम्स में रहे। सैनिटोरियम में, सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल होता है, एक सैनिटोरियम होता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है, सैनिटोरियम में ट्रीटमेंट भी होती है, प्लस उनका एक नेचुरल तरीके से या दूसरे तरीके से काउंसलिंग विद मेडिकल एंड विदाउट मेडिकल मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट जहां होता है उसे सैनिटोरियम हम कहते हैं। तो इन्होंने सैनिटोरियम में इतने साल बताए और अगले 5 सालों तक इन्हें कभी कभार ये यूनिवर्सिटीज के काम जो थे, इंस्टीट्यूशन काम उनको देखते थे, परंतु रेगुलरली नहीं। इस तरह से इनका जो सफर का जो ट्रेवल करते थे एकेडमिक के लिए, वो भी इनका ब्रेकडाउन हुआ। और फाइनली इन्होंने प्रोफेसरशिप से 1903 में आकर तंग होकर रिजाइन कर दिया। इन्हें लगा कि जो मुझे तनख्वाह मिल रही है वो मेरी बिना काम किए मिल रही है। तो 1903 में इन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया और साथ में एसोसिएट एडिटर बन गए। आर्कीव फॉर सोशल साइंसेज एंड सोशल वेलफेयर करके जर्नल निकलता था, उसके एसोसिएट एडिटर ये बन गए। उसके बाद इन्होंने 1904 में एक कांग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस हुई सेंट लूसिया यूएस में, और जहां इन्हें लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। और जब लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया तो उसमें इनका जो इन्होंने एसे वहां प्रेजेंट किया, उस एसे का नाम था द प्रोटेस्टेंट एथियन स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और ये एसे 1903 में 1904 में छपा और 1905 में ये पूरी तरह से एक किताब के रूप में पब्लिश हुआ। और इनमें जो बेसिक आइडिया यहाँ जो एमर्ज हुआ, बेसिक आइडिया ये था कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो काल्विनिज्म है उसमें पूंजीवाद की स्पिरिट कैसे है, इसके ऊपर इनका मेन इनका ये सारा काम था। और उसकी वजह से सारी दुनिया का ध्यान था जो था वो मैक्स वेबर के इस थॉट के ऊपर गया। और यहाँ इस थॉट में इन्होंने कार्ल मार्क्स के ऑपोजिट कहा। कार्ल मार्क्स जो कि कहते थे कि रिलीजन इज एन ओपियम, इट हैज नो रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। परंतु इन्होंने कहा कि रिलीजन इज नॉट एन ओपियम एंड डेफिनेटली इट हैज अ रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। और अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की रचना की। और इस तरह से पूंजीवाद के विकास में जिंदगी भर कार्ल मार्क्स के घोस्ट से लड़ते रहे, क्योंकि तब तक कार्ल मार्क्स एक्सपायर हो चुके थे जब मैक्स वेबर मेन स्ट्रीम में आते हैं। तो जिंदगी भर उनके क्या बोलते हैं भूत से जिंदगी भर वो लड़ते रहे। इसी के साथ आज इसको यहीं खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। और अब जो है कल फिर आपसे मुलाकात, इससे आगे कल फिर मुलाकात होगी। आप लेस देन 1 सेकेंड हमारे पास है, तो आप सब सामने आए, 1 सेकेंड में प्रकट हो जाएं सारे। मैं आपकी अटेंडेंस ये फोटो ले लूं जल्दी, क्विक 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 क्विक।